हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो है उन सारे स्टूडेंट्स के लिए, भले वो अपने अंडर 12th में चल रहे हों या ग्रेजुएशन कर रहे हों या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हों या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, या आप एक सर्टेन ब्रैकेट ऑफ एज में जहां आपको चीज़ें पढ़ना अच्छा लगता है, नया ज्ञान लेना अच्छा लगता है। तो देखा जाए तो ये सारे ही स्पेक्ट्रम को कवर करती है वीडियो। और आज हम सीखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे और थोड़ा-सा साइंस भी इन्वॉल्व करेंगे इसमें, कि हाउ टू मेमोराइज़ थिंग्स फास्ट। एक तो चीज़ें जल्दी कैसे याद करें एंड हाउ टू रिटेन थिंग्स फॉर अ लॉन्गर टाइम। शुरू करते हैं। ओके गाइस, सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस वीडियो से, आपकी मेमोरी टेस्ट करते हैं। देखते हैं कितने लोगों को कितनी चीज़ें याद रहती हैं। 1 से लेकर 20 तक मैं कुछ एलिमेंट्स के नाम बोलती जाऊंगी और आपको वो एलिमेंट्स के नाम याद रखने हैं और उसी सीरीज ऑर्डर में बताने हैं जिस सीरीज ऑर्डर में मैं बता रही हूँ। और बस आप अपने आप को बताइए, जब मैं आपको ब्रेक का टाइम दूंगी आप रिसाइट करिएगा, रिकॉल करिएगा, लेकिन आप कहीं पर भी उसको नोट नहीं कर सकते और लिख नहीं सकते। नो चीटिंग्स। ओके, लेट्स स्टार्ट। Okay, so number 1 is chocolate, number 2 is horse, number 3 is bathroom, 4 is shop, 5 is doctor, 6 is fear, 7 is tiger, 8 is fountain, 9 is tire, 10 is night, 11 is run, 12 is hazelnut, 13 is happy, 14 is milk, 15 is mom and dad, 16 is party, 17 is shock, 18 is stare, 19 is give, and 20 is birds. So guys, this is very fresh and I am putting this entire thing in your very fresh memory. Okay, now I want you to recall everything one by one with the beginning of 1 to 20 in the same order, and your time starts now. I'm sure a lot of you would be able to do it, but I'm also sure कि उनमें से काफ़ी लोग ऐसे भी होंगे जिनको नहीं हो पाया। सो मैं आपको एक छोटा-सा टेक्नीक सिखाऊँगी आज कि कैसे एक स्टोरी टेलिंग करके हम बहुत मुश्किल चीज़ें अगर हमें याद नहीं हो पा रही हैं या हमें क्विकली कुछ जल्दी याद करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। हमें एक स्टोरी बिल्ड करनी होती है हमेशा। इन चीज़ों की हैबिट्स डालिए। देखिए, हमें ये बातें पता होती हैं और हम जैसे-जैसे आगे बढ़ेंगे, आपको मैं 1-2 नए अच्छे मॉडल सिखाऊँगी आज, जो मैंने पर्सनली बनाए हैं, अपने लाइफ में यूज़ करे हैं और जाने ना अनजाने मुझे कभी पता ही नहीं चला और मैं यही मॉडल यूज़ कर रही थी। मुझे लगा ओह! ये तो मैं यूज़ कर रही हूँ बचपन से। तभी शायद मेरी मेमोरी इतनी शार्प है कि मुझे आज तक अपनी किसी भी वीडियो को बनाने के लिए स्क्रिप्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी। और ना ही कभी मैंने इतने टेक्स लिए होंगे और ना ही कभी मैंने वो रट के और ऐसे करके मैं कभी बोलती हूँ, बिकॉज़ आई थिंक बिकॉज़ ऑफ द मेमोरी दैट आई कैरी, दैट आई रिमेंबर थिंग्स वेरी लास्ट, एंड मुझे बहुत कम रिपिटेशंस करने पड़ते हैं अपनी मेमोरी और अपनी नॉलेज को रिटेन करने के लिए। सो एवरीबॉडी लिसन टू मी वेरी केयरफुली। और अभी आपकी स्क्रीन में वो सारी इमेजेस जो हमने अभी लगाए थे वो वापस आएँगे। एक लड़का है जिसका नाम है लक्ष्मण और उसको चॉकलेट्स बहुत पसंद है और इतनी बड़ी वाली वो चॉकलेट अपने घर पे लेके आया, और जो उसका हॉर्स था वो चॉकलेट की खुशबू को सूंघ के वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया। और जैसे ही लक्ष्मण ने अपने हॉर्स को चॉकलेट खिलाई, हॉर्स को कुछ प्रॉब्लम हुई और वो तबेले के वॉशरूम की तरफ भागा। उसको लूज़ मोशन हो गए, वो काफ़ी परेशान था हॉर्स, और लक्ष्मण क्योंकि वो उसका फ़ेवरेट हॉर्स था, वो भी बहुत परेशान हो गया। ये देखते ही अचानक से लक्ष्मण को आइडिया आया
कि जहाँ ये चॉकलेट मिलती है मैं उस शॉप में जाके पूछूँगा कि क्या पता चॉकलेट में कोई इश्यू हो जिसकी वज़ह से मेरे हॉर्स को प्रॉब्लम शुरू हो रही है। तो वो शॉप की तरफ भागा, शॉपर से बात करी तो शॉपकीपर बोलता है कि इसमें तो हम आपकी मदद नहीं कर सकते क्योंकि हम तो बनाते नहीं हैं, ये तो फैक्ट्री से आता है, लेकिन आप डॉक्टर को ज़रूर दिखा सकते हैं। और डॉक्टर का एड्रेस दिया। लेकिन जैसे ही हॉर्स और लक्ष्मण डॉक्टर के पास पहुँचे, हॉर्स बहुत-बहुत तेज़ी से चिल्लाने लगा, बहुत फ़ियर में आ गया क्योंकि वहाँ आस-पास दूसरे जानवर भी थे, स्पेशली टाइगर, जिससे हॉर्स बहुत डरता था। तो उसको शांत कराने के लिए लक्ष्मण उसको हॉस्पिटल के पीछे वाले एरिया में लेके गया, जहाँ बहुत सारी ग्रीनरी थी, फील्ड था और एक बहुत ही सुंदर फाउंटेन था। उस ड्यूरेशन में डॉक्टर वहाँ पहुँचे और हॉर्स का ब्लड टेस्ट लिया और उनको बोला कि कल वो आएँगे और कल उनको रिपोर्ट्स के साथ बता सकते हैं कि क्या इश्यू है। घर वापस लौटते समय लक्ष्मण के गाड़ी का टायर पंचर हो गया और उनको बहुत टाइम लग गया उस टायर को सही करने में और रात हो गई, नाइट हो गई। अगले दिन अगले दिन लक्ष्मण भाग के वापस हॉस्पिटल जाता है जब उसको फ़ोन आता है कि उसकी हॉर्स की रिपोर्ट्स आ गई हैं और रिपोर्ट्स में लिखा था कि उसको हेज़लनट से एलर्जी है। ये सुनते ही लक्ष्मण बहुत ज़्यादा खुश हुआ क्योंकि उसको लग रहा था कि शायद कोई बीमारी हो गई है या कोई परेशानी है, लेकिन ये तो सिर्फ़ एक एलर्जिक था। घर लौटते समय वो सेम शॉप में गया, वहाँ से दूध का एक पैकेट उठाया, मिल्क का एक पैकेट उठाया और शाम को जब वो घर पे था तो उसके मॉम-डैड आए और मॉम-डैड को जब उसने ये सब बताया, तो मॉम-डैड बहुत ही ज़्यादा प्राउड फ़ील कर रहे थे कि लक्ष्मण अब बड़ा हो गया और लक्ष्मण अब हमारे जानवरों का ध्यान भी रख सकता है। वो अकेले डॉक्टर के पास भी गया और पूरा टेस्टिंग भी करा सकता है। तो उन्होंने इस खुशी में घर पे पार्टी रख दी और पार्टी में उनके रिलेटिव्स, उनके फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स भी आए थे और ये सेम किस्सा जब उन्होंने अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स को बताया तो सब लोग बहुत शॉक में चले गए और बहुत ही ज़्यादा लक्ष्मण को प्राउड फ़ील करवाया। उसको बहुत बधाइयाँ दी। अगले दिन सुबह उठते ही लक्ष्मण दोबारा तबेले की तरफ बढ़ता है और अपने हॉर्स को, जिसका नाम शेरा था, उसको स्टेयर करने लगता है और ये देखने लगता है कि एक्चुअली में ज़िंदगी की जो खुशी है, वो शायद दूसरों को देने में ही है, गिवनेस में है, गिव में है। आज तक उसने इतनी अच्छी खुशी अपने जीवन में महसूस नहीं करी। ये सोचते-सोचते अचानक से उसके फार्म हाउस में बहुत सारी बर्ड्स आ गई और वो नज़ारा इतना सुंदर था कि लक्ष्मण भगवान को शुक्रिया अदा करने लगा। सो गाइस, आई एम श्योर आपने ये स्टोरी सुनी होगी और इसको हल्का-हल्का इमेजिन करने की कोशिश भी करी होगी। सो मैं अब आपको दोबारा 60 सेकंड्स का टाइम देती हूँ और अब दोबारा आप 1 से लेकर 20 तक वो सेम चीज़ एक-एक आइटम के नाम रिसाइट करो, रिकॉल करने की कोशिश करो, स्टोरी से लिंक करो। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वेल डन एवरीवन। आई एम श्योर दैट पहले से रिजल्ट्स बहुत ही ज़्यादा होंगे, इनफैक्ट डबल डबल होंगे। अगर कोई 50% कर पाएगा तो पक्का 100%, 90, 100% मार दिया होगा आपने। ओके, सो एटलीस्ट हमें एक चीज़ तो समझ में आ गई कि अगर हम किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं और पढ़ते-पढ़ते अगर हम एक ऐसी हैबिट डेवलप करें कि हम उसको इमेजिनेशन भी करें या उसको रिवाइज़ करते समय अगर हम उसको एक स्टोरी से लिंक कर दें या इमेजिनेशन पे लेके आएँ या फीलिंग्स और इमोशंस भी उसके साथ अटैच कर दें, तो हम चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से याद रख सकते हैं और हमें बार-बार रटने की ज़रूरत नहीं है, उसको बार-बार रिवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। वो मैं धीरे-धीरे आपको बताऊँगी कैसे करते हैं। जब हम मेमोरी की बात करते हैं, हम 2 चीज़ों की बात करते हैं। पहली हम बात करते हैं स्टोरेज की और दूसरी हम बात करते हैं रिटेंशन की। तो हम स्टोरेज की बात करते हैं, जो चीज़ हम स्टोर ही नहीं कर पाएँगे, उसको लंबे टाइम तक स्टोर करने का क्या मतलब बनता है? रिटेंशन क्या होता है? लंबे टाइम तक स्टोर करना। अब लेट्स से मैं एक स्टूडेंट हूँ जो क्लास 12th का या मे बी कोई कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहा है और मैंने बुक खोली
ओके, ये मेरे पास एक कॉपी है। सो लेट्स से मैंने एक कॉपी खोली और मुझे पहला जो उसमें पन्ना दिखा या चीज दिखी वो थी डिप्रेशन का डायग्नोसिस। लेट्स से मैं साइकोलॉजी का स्टूडेंट हूँ और मैं डिप्रेशन पढ़ रही हूँ, डिप्रेशन क्या है। अब इतना लंबा चौड़ा उसमें 2-2 3-3 पेजेस लिखे हुए हैं, तो मैं कैसे करूंगी? तो मैं आपको एक तरीका समझाती हूँ, एक वे समझाती हूँ जिसके थ्रू हम बहुत जल्दी पकड़ पाएंगे, और ये आप आज ही यूज करके देख लेना, आपको बहुत मजा आएगा उसको यूज करने में। तो नंबर वन थिंग इज, जब भी हम कोई नया कंसेप्ट या नया फैक्ट या किसी चीज को हम रिवाइज भी कर रहे होते हैं, सबसे पहले हमें ना बहुत ज्यादा एक 3D रीडिंग लगानी होती है। सिर्फ हेडिंग हेडिंग पढ़ो आप। लेट्स से वो एक टॉपिक की बात करते हैं, लेट्स से डिप्रेशन इज वन टॉपिक, एंजाइटी इज अनदर टॉपिक। तो अब डिप्रेशन के 2 पन्ने हैं पेज में, तो आपने डिप्रेशन के मोटी मोटी लाइनें पढ़ ली, जो हेडिंग वाली लाइनें होती है, जो डार्क बोल्ड ब्लैक कलर से लिखा होता है बुक्स के ऊपर, या पीडीएफ होगी उसमें लिखा होगा डार्क बोल्ड ब्लैक कलर से, या हेडिंग्स होती हैं, या पॉइंट फॉर्म में कुछ लिखा हुआ है जो स्पेसिफिकली देखते ही आपको पकड़ में आ रहा है ना, आप बस वो पढ़ो। तो डिप्रेशन में सबसे पहले व्हाट इज अ डिप्रेशन, डेफिनेशन होगी 3 लाइन की 2 लाइन की, वो पढ़ दिया, अच्छा डिप्रेशन इज दिस, डिप्रेशन इज दैट, ओके। नीचे आते हैं व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन। तो सिम्टम्स आपने पढ़ा, सिर्फ सिम्टम्स, आपने सिम्टम्स नहीं पढ़े, आपने बस वर्ड पढ़ा सिम्टम्स। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिप्रेशन, राइट? तो आपने कॉजेज नहीं पढ़े बस, लेकिन आपने कॉज वर्ड पढ़ लिया मोटा मोटा। अच्छा, इसमें ना, तो मैं अगर रिकॉल करूं एक बार, तो मैंने डेफिनेशन, इसमें डेफिनेशन है, इसमें सिम्टम्स है, इसमें कॉज है, इसमें ट्रीटमेंट्स हैं, इसमें प्रिकॉशंस हैं, ओके, ये सब है। नाउ इट्स नाइस, मैंने ऐसे ऐसे मतलब मुझे इसमें हार्डली 5 मिनट भी नहीं लगे होंगे, 2-3 मिनट में मैं ही कर सकती हूँ कार्यक्रम। नाउ मैं क्या करूंगी, जो बुक के पीछे कुछ ना कुछ क्यूएनए होंगे, कुछ ना कुछ क्यूएनए होते हैं, आप कोई भी बुक से पढ़ रहे हो उसके पीछे हमेशा क्यूएनए होते हैं, उस टॉपिक के क्यूएनए देख लो आप। जनरली पूछा जाएगा व्हाट इज डिप्रेशन, व्हाट आर द डिफरेंट सिम्टम्स, एंड व्हाट कैन बी द डिफरेंट ट्रीटमेंट्स यू कैन डू फॉर द पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन। सो यू नो, ओके, दीज 3 टॉपिक्स, द कॉज, the symptoms, the treatments and the definition is very important. So now we are reading it again. Active reading का part चल रहा है अभी, तो we are reading it again now. Okay, now हमें दोबारा अब हम पूरा पूरा पढ़ना है, हमें एक बार हमेशा पूरा पूरा पढ़ना होता है। Just read everything, फटाफट फटाफट फटाफट। जैसे वो पैराग्राफ्स आएंगे जो आपने पीछे क्यूएनए देखे थे कि भाई इस वाले टॉपिक से ये 3 क्वेश्चंस आते हैं, भाई थोड़ी सी मेहनत कर लेना इनिशियली, थोड़ी सी मेहनत इनिशियली इन चीजों में होती है कि आपको क्वेश्चंस ढूंढने होते हैं, बस ये पहली और आखिरी मेहनत है। इसके बाद आपको लाइफ में कोई मेहनत नहीं करनी होती है। यार कितना ही टाइम लगता है इसको करने में, बस ऐसे पेजेस, कितना ही टाइम लगता है यार क्वेश्चंस देखने में, बस ऐसे पेज को पलटना ही तो होता है, पीछे क्यूएनए देखना होता है। कुछ है क्या, कोई क्वेश्चन पीछे क्या लिखा है क्या उन लोगों ने डिप्रेशन के बारे में? लेट्स से कोई क्वेश्चन है ही नहीं, तो वो आपके दिमाग में हिट हो गया तो यार ये इंपॉर्टेंट ही नहीं है टॉपिक। जिस टॉपिक के क्वेश्चन ही नहीं बन रहे, वो टॉपिक इंपॉर्टेंट कैसे हो सकता है? इफ यू वांट यू कैन स्किप इट फ्रॉम माय साइड, इफ यू वांट यू कैन स्किप दिस टॉपिक, बिकॉज उस टॉपिक का कोई क्वेश्चन ही नहीं है, आपको टेक्स्ट बुक में ही क्वेश्चन नहीं लिखा, तो ये तो इंपॉर्टेंट ही नहीं है भाई। सी व्हेन यू टॉक अबाउट योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, इन कॉम्पिटिशंस एंड एग्जाम्स, पूरी दुनिया उसी के लिए पढ़ रही होती है, ट्रस्ट मी, ठीक है? वहां आपका वो बस एक चीज टेस्ट करते हैं कि आपकी मेमोरी कैसी है, रिकॉल कैसा है, आपका कंसेप्ट क्लियर है नहीं किया, फैक्ट पता है नहीं पता है आपको, दैट्स इट। जो प्रश्न आपके टेक्स्ट बुक के पीछे जिनका क्वेश्चन ही नहीं बन रहा है, जो है ही नहीं, वो इतना उसको तवज्जो इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है, आप उसको स्किप करिए। लेकिन अगर बन रहा है तो आपको ऑलरेडी पता है कि यार ये 2 पॉइंट, इस पूरे 2 पन्ने में ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मैं इस पे ज्यादा फोर्स करूंगी, मैं एक बार पूरी रीडिंग करूंगी जल्दी जल्दी, लेकिन जब मैं उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आऊंगी, लाइक सिम्टम्स में आऊंगी या ट्रीटमेंट्स में आऊंगी, मैं थोड़ा स्लो हो जाऊंगी, हल्का सा स्लो हो जाऊंगी और थोड़ा डीपली पढ़ूंगी। ओ कैसे पढ़ूंगी? मैंने पढ़ा, लेट्स से मैंने डिप्रेशन की डेफिनेशन पढ़ ली, सिम्टम्स में आया कि ये लोग जनरली अकेला रहना पसंद करते हैं, जो चीज़ें इनको पहले खुशी देती थी अब वो चीज़ें इनको खुशी नहीं दे रही हैं, ये जनरली अपना टाइम वेस्ट करना पसंद करते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं, कुछ करना नहीं चाहते हैं, चिड़चिड़े से हो जाते हैं, अकेले रहते हैं और बीच बीच में रोते भी हैं काफ़ी। ओके, ये इनके सिम्टम्स हैं। मैं चाहती हूँ कि जब आप इसको पढ़ेंगे, स्पेसिफिकली जब आप उस पर्टिकुलर पॉइंट को पढ़ेंगे, आप इमेजिनेशन में जाएंगे। दोबारा रिपीट करती हूँ, ये अकेले हो जाते हैं। इमेजिन करो कोई अकेले है, अकेले, कोई बच्चा है अकेले, ओके, अकेले जाते हैं। अकेले होगा तो क्या करेगा? खाना वाना, भूख भी नहीं लगेगी ज़्यादा, अंधेरे में रह रहा है, डिप्रेसिव है, जो चीज़ें उसको पहले खुशी देती थी अब खुशी नहीं दे रही हैं, दुखी दुखी बैठा है, रोता भी है ना? और दिनों दिनों तक बस ऐसे ही बैठे हुए हैं, मतलब आप उनकी स्माइल नहीं देखेंगे, ज़्यादा हंसते हुए दिखेंगे नहीं आपको, या अगर मिलते भी हैं तो ज़्यादा हंसते हुए मिलेंगे नहीं आपको, हमेशा ही दुखी रहते हैं जनरली। तो देखो, मैंने आप बोला ना, आपने इमेजिन कर लिया, अब आप उसको देखना रिटेन रखोगे, ट्रस्ट मी, ये रिटेन रहेगा आपकी मेमोरी के साथ। तो हमने ऐसा किया ना, मेमोरी से अगर हमें खेलना है तो 2 चीजें, स्टोरेज और रिटेंशन। तो कुछ टाइम तक, चाहे वो 1 या 2 दिन तक, ये आपकी मेमोरी में आप रिटेन हो गया, ये रहेगा ही रहेगा, डोंट वरी अबाउट इट।
ऐसे हम आगे बढ़ेंगे। तो हमने ना एक टॉपिक कवर कर दिया, 15-20 मिनट में हमारा डिप्रेशन क्लोज गाइस, खत्म हो गया, हमें ज्यादा नहीं उठाना है। अब बहुत लोगों को आदत होती है, ये तो मैं एक्टिव लर्निंग की बात करूँ जिसमें हम इमेजिन कर रहे हैं, बट और भी बेटर अगर हम इसको बनाना चाहते हैं तो हम नोट्स भी लिखते हैं, राइट? नोट्स लिखते हैं अपने आप से, हाथ से लिखते हैं। सो आई प्रेफर पीपल हाथ से लिखना, लेकिन जनरली आजकल लोग सब लैपटॉप यूज कर रहे हैं, बट हाथ से लिखने में मतलब कोई इसमें तोड़ नहीं है। हाथ से वे लिखे नोट्स का कोई तोड़ नहीं है इस दुनिया में, ठीक है? सो लेट्स से आप मेरी तरह हाथ से लिखना पसंद करते हैं। सो अब मैं बुक नहीं देखूंगी ना, मैं बुक का वर्ड टू वर्ड अपने नोट्स में छापूंगी। या मुझे पूरी याद रखना, नोट्स बुक नहीं है, तुम बुक नहीं छाप सकते नोट्स में, तुम बस वही लिख सकते हो ज्यादा से ज्यादा तो तुम्हें याद है। तो अब तुमने जब उसको पढ़ लिया, इमेजिनेशन कर लिया, अब एक्टिव लर्निंग की बारी आती है। जब आप नोट्स बनाते हैं तो आप क्या करेंगे, आप उसको दोबारा याद करेंगे, ओके ऐसा था ऐसा था। अब अपनी लैंग्वेज में फटाफट, कम से कम शब्दों में गाइस, कम से कम सब शब्दों में लिखना होता है हमेशा नोट्स को, कम से कम कोडेड लैंग्वेज में। अब आप खुद लिखो उसको, देखो क्या क्या है। ओके, जब आपने उसको पूरा लिख लिया, देखो कुछ मिस हो गया कि आपसे स्पेसिफिकली वो 2 टॉपिक जो पीछे क्वेश्चन में पूछे गए थे, सिम्टम्स, कुछ और ऐड करना था, या 10 थे और आप 2 ही लिख के आ रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। 10 है तो कम से कम 8 तो आपको उसमें लिखने चाहिए थे। कुछ मिस हो गया तो दोबारा देखो, इमेजिन करो और फिर लिख दो उसको वापस। दिस इज हाउ आई यूज्ड टू डू अ लॉट। मैं आई यूज्ड टू मेक लॉट ऑफ नोट्स, बट मेरा ना नोट्स बहुत कम होते थे। लेट्स से कि 2 पन्ने पूरे पूरे किसी टॉपिक का पार्ट है तो मैं आधा पेज ही नोट्स बनाती थी, इतना कोडेड लिखती थी मैं चीजें, कि बिकॉज मुझे को एग्जाम में बहुत क्विक रिवीजन चाहिए। और अगर 2 पन्नों में मैं 2-3 पन्ने छाप रही हूँ, फिर तो बेकार है ना। मतलब 2-3 टॉपिक मेरे एक ही पेज में आ जाए, मैं ये चाहती हूँ छोटे छोटे कोडेड फॉर्म्स में। वो बेसिकली वो चीजें जो मुझे एक तो याद रहने में, जो मुझे रिकॉल करने में तुरंत आ रही हैं, वो लिखनी है मुझे, और जो मुझे बिल्कुल नहीं आ रही हैं वो पॉइंट भी मुझे उठा देना है, इफ आई फील दैट इज इंपॉर्टेंट। This is how you're going to make your notes now. Okay, so we have talked about active reading, how we have to read, and we have talked about active learning part. Now we have learned it and we have made notes of our own memory. हमने बुक देख के वो एक एक पॉइंट नहीं लिखा, हमने सोचा, रिकॉल किया, एक्टिव लर्निंग कहते हैं इसको, रिकॉल किया और उसके बाद हमने लिखा। ये अब आपकी मेमोरी से काफी दिनों तक नहीं जाएगा, मान के चलो मेरी बात, 5-6 दिन तक तो कहीं नहीं जाए। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको नोट्स बनाना पसंद नहीं है, बुक में ही हाईलाइट करते रहते हैं। आप उतना हाईलाइट करो जितना आपको लगता है ये इंपॉर्टेंट है, और आप सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज पे मार्कर लगाओ, सारी लाइनों को नहीं भरना होता है ऐसे ऐसे करके। पूरा पेज है उसमें 5-6 चीजों को, 2-2-3, बस 4-5 चीजों को हाईलाइट करना, दैट्स जो बेस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। सब कुछ रिकॉल, मतलब एक्टिव लर्निंग का पार्ट होगा। मैं बार बार क्यों एक्टिव लर्निंग, रिकॉल 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 क्यों बोल रही हूँ, मैं लास्ट में बताऊंगी इस वीडियो में। लेकिन अब हम थोड़े आगे चलते हैं। तो नोट्स, हाइलाइटिंग, फ्लैश कार्ड्स, ये सिर्फ एक टूल है जिससे आपका रिवीजन फास्ट होता है। ये लर्निंग प्रोसेस का पार्ट नहीं हो सकता। लर्निंग प्रोसेस होता है आपका दिमाग, इसको ट्रेन करना होता है, राइट? इसको ट्रेन करना होता है कि ओके, मैंने पढ़ा, मैं रिकॉल करूं, मैं वापस बिना बुक देखे रिकॉल कर सकती हूँ, और फिर बिना बुक देखे मुझे अपने फटाफट नोट्स बनाने हैं जो कि शॉर्टेस्ट फॉर्म में होने चाहिए, जो एग्जाम में मुझे हेल्प करे। दैट इज ऑल गाइस। और इसमें अगर डायग्राम आता है तो बेस्ट है। अगर आप कुछ लिख ही नहीं रहे हो और सिर्फ डायग्राम ही बनाते हो तो फटाफट, बेस्ट है, उससे अच्छा कुछ नहीं। कुछ शॉर्ट फॉर्म्स लिख दी, बेस्ट है। कुछ गाना या स्टोरी टेलिंग के थ्रू कुछ लिख दिया, बेस्ट है। ये तो सबसे बेस्ट नोट्स होते हैं, ये मान के चलेंगे। नाउ लेट्स गो टू द रिटेंशन पार्ट, कि हम बहुत लंबे टाइम तक, जो मैंने आज आधे घंटे पढ़ लिया है, वो मुझे अगले वीक तक भी याद रहे, या अगले के अगले वीक तक भी याद रहे। तो मुझे ऐसी क्या टेक्निक्स अपनानी पड़ेंगी कि मुझे इतना रिवीजन में मेरा टाइम वेस्ट ना हो, मैं नई नई चीजें ज्यादा सीख सकूं। So for that, you have to go under test, and these test is self-test, and these you have to do on a daily basis. If you have watched my Ukhado competition, I'll film that also for you. उसमें मैंने बहुत बार बात करी है PYQs की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, याद रखेंगे। जो भी मुझे सुन रहे हैं, या तो बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ते होंगे या कॉलेज में पढ़ रहे होंगे या मेडिकल के होंगे या कोई और बच्चे होंगे, हमेशा याद रखेंगे बेटा, नया कोई इजाद नहीं कर रहा है कुछ भी नया, वो पिछला ही है, वो चलता आ रहा है। बिल्कुल स्मार्ट वर्क के साथ आगे बढ़ेंगे। हमेशा आपके पास PYQs, आप बुक खरीदने से पहले ना PYQs पकड़ लो किसी के, जो बोर्ड्स वाले हो तो सारे PYQs रखें, कॉम्पिटिटिव वाले सारे PYQs रखें। तो नाउ यू हैव टू टेस्ट योर नॉलेज। आज लेट्स से आपने एक चैप्टर पढ़ा, तो उसके पीछे चले गए, टेक्स्ट बुक के पीछे, और देखिए अच्छा ये 4 क्वेश्चन पूछे हैं, इसमें डिप्रेशन के बारे में पूछा है, सिम्टम्स पूछे हैं, और इसमें ये पूछा, ओके अच्छा क्या था, हाँ डिप्रेशन ये होता है, ये होता है, और सिम्टम्स क्या थे, कोई 5 बता देती हूँ, ये था, और ये था, अच्छा गुड़िया बढ़िया है, अच्छा हो गया। बुक बंद करने के बाद आपने अपना आपका टेस्ट ले लिया। ओके, दिस
हेल्प यू टू रिटेन दिस फॉर द नेक्स्ट 4-5 डेज। आप भूलेंगे नहीं इतनी जल्दी। लेट्स से 4-5 दिन हो गए, 4-5 दिन के बाद आपको चीजें हमेशा रिवाइज करनी चाहिए, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर एक कंसेप्ट सिखाना चाहती हूँ। इफ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन प्लीज, this is called forgetting curve. So the x axis is days and the y axis is memory, retention power. Okay, let's say आपने पहले दिन वो चीज पढ़ी तो 100% मेमोरी में है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं वो मेमोरी लो होती जाती है। लेकिन अगर आपने अगेन तीसरे दिन में या चौथे दिन में दोबारा वो चीज रिवाइज कर ली तो उसकी रिटेंशन अब अगले एक हफ्ते से भी ऊपर ज्यादा बढ़ जाएगी। अगेन फिर दोबारा अगर आप 5-6 दिन के, आप अपने एक हफ्ते से बढ़ गए तो आप एक हफ्ते के बाद रिवाइज कर लो मे बी वो सेम टॉपिक, तो उसकी टेंशन आप 2-3 हफ्ते बढ़ जाती है। फिर आपको महीने में एक बार रिवाइज करना है, फिर आपको 6 महीने में एक बार रिवाइज करना है, समथिंग लाइक दैट। ओके, दिस इज कॉल्ड फॉरगेटिंग कर्व। हम चाहते हैं और ये कर्व जनरली हमारा फ्लैट हो जाए। सो दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड स्पेस रिपीटिशन। आई यूज्ड टू डू दिस अ लॉट इन माय लाइफ। I used to do this a lot in my life, and I'm going to tell you a technique called 5, 10, 15, which I am superimposing on this technique. So these two techniques I'm Milaufied. 20 साल से ऊपर है वो बोल सकते हैं 5, 10, 25, और जो 20 साल से नीचे है वो बोल सकते हैं 5, 10, 15। कि जो सेम कंसेप्ट आप जब आप रिवाइज करोगे ना, स्पेस रिपीटिशन कर रहे होगे, मतलब पहले दिन आपने कुछ याद किया, उसके बाद तीसरे दिन में रिवाइज करते हो, फिर आप एक हफ्ते के बाद करते हो, फिर आप एक महीने के बाद करते हो, फिर आप 6 महीने के बाद करते हो, तो आपको कैसे करना है रिवाइज वो बताना चाह रही हूँ। एक बार आपने अपने बस नोट्स को देख लिया, उसके बाद आपको वो सेम कहानी, वो कहानी आपको एक 5 साल के बच्चे को अगर सिखानी होगी तो आप कैसे बोलोगे, 10 साल के बच्चे को सिखानी होगी तो कैसे बोलोगे, 15 साल के बच्चे को सिखानी होगी तो कैसे बोलोगे, और अगर आप 20 साल से ऊपर हैं और आपकी उम्र फिर कुछ भी हो सकती है, तो 25 साल के एडल्ट को सेम बात सिखानी होगी तो आप कैसे बोलोगे। लेट्स से अगर मुझे डिप्रेशन से, मैंने आपसे बात करी, मैंने आपको सिम्टम्स बताए, तो अगर मुझे 5 साल के बच्चे को सिखाना होगा तो मैं बोलूंगी बेटा, जैसे आपको कोई टॉय छीन लेता है ना, आपको कितना दुख होता है, और अगर वो सेम टाइप का दुख आपको ना बहुत लंबे टाइम तक हो रहा है तो आप शायद डिप्रेशन में हो। और यही बात अगर मुझे 10 साल के बच्चे को सिखानी पड़ेगी कि आजकल नींद नहीं आती है क्या, सिम्टम्स ज्यादा बताऊंगी ना मैं उसको कि नींद नहीं आती है, मन नहीं लगता क्या, पहले तो आप वो फुटबॉल खेलते थे, आपको बड़ा अच्छा लगता था फुटबॉल खेलना, आजकल क्यों नहीं जाते फुटबॉल खेलना, और इतने टाइम से क्यों नहीं जा रहे हो, क्यों नहीं आपको वो चीजें पसंद आ रही हैं जो आपको पहले पसंद आती थी बेटा, क्या कोई प्रॉब्लम है, हो सकता है शायद आप डिप्रेशन में। और ये चीज अगर मुझे 15 साल के बच्चे को बतानी हो तो मैं उसको बताऊंगी कि भूख लगना अगर कम हो रहा है आपका, और लोगों से बात करना पसंद नहीं कर रहे हो, और ये थोड़ा सा ना साइकोटिक, अगर मुझे 15 साल के बच्चे को बतानी हो तो थोड़ा सा मैं बायोलॉजी इंक्लूड करूंगी। ये थोड़ा सा मैं बताऊंगी कि मेंटली आप थोड़ा सा रिटार्ड फील करते हैं, बॉडी के केमिकल्स का बदलाव हो रहा है आपके अंदर, और बहुत ज्यादा आपको लगता है कि मैं अकेला रहूं, अकेले बैठूं, जो चीजें में मुझे टारगेटेड चीजें कर रही थी, प्रोकास्टिनेशन फील होता है मुझे बहुत ज्यादा, मैं अपने जो मुझे स्कूल या मैं जो भी मुझे काम मिला था मैं उसको कर नहीं पा रहा हूँ अच्छी तरह से, और जनरली मैं हंसता नहीं हूँ। 15 साल के बच्चे को अगर मुझे यही बात 25 साल के एडल्ट को बतानी है तो मैं इसको और डीपली बताऊंगी। मैं उनको बताऊंगी कि बहुत टाइप के साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, जिसमें से एक डिसऑर्डर है आपका डिप्रेशन। इसके ये सिम्टम्स होते हैं, इसके ये प्रिकॉशंस हो सकते हैं, और अब आप मुझे अपने सिम्टम्स बताओ ताकि मैं ये देख सकूं कि आप डिप्रेशन में हैं या नहीं है। देखो कितना ज्यादा हमने बदल दिया। तो ये सेम चीज अगर मैं टीच करूं किसी को, यू नो, so this is the method. So whenever you're doing a space repetition, let's say तुमने कोई चीज आज पढ़ी, फिर 3 दिन के बाद पढ़ी, फिर एक हफ्ते के बाद सेम चीज रिपीट करी, फिर 15 दिन के बाद, फिर 1 महीने के बाद, फिर 3 महीने के बाद, फिर 6 महीने के बाद, फिर 1 साल के बाद, ऐसे आपका रिवीजन चलता है। फिर आप तो फिर याद ही रखोगे उसको बहुत लंबे टाइम तक, सालों सालों तक याद रहता है अगर ये आपने छोड़ा नहीं तो, राइट। इफ यू वांट टू समहाउ skip the space repetition, and if you want to do it a little more faster, then you can apply my technique. What I used to do is, which I was not aware that I'm doing something little higher. Okay, it's to teach people. Best guys, best. अगर आपने किसी को पढ़ा दिया ना वो कंसेप्ट जो अभी आप फ्रेशली पढ़ के आ रहे हो, अगर आपने किसी को पढ़ा दिया ना, ओहो, फिर वो नहीं जाता मेमोरी से। मतलब ये मान के चलो स्पेस रिपीटिशन बोलता है कि भाई आप 3 दिन में रिपीट करो, फिर 1 हफ्ते में, फिर 15 दिन में। अगर आपने किसी को कोई कंसेप्ट पढ़ा दिया ना एक बार, उसके बाद आप उसको ना 15 दिन के बाद पढ़ोगे, आपको तब भी वो समझ याद रहेगा। इतना मतलब इतना जंप दे देता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि हम रिपीट तो हमें तब भी करना पड़ेगा, लेकिन जंप देखो आप, डे 1 का पढ़ा हुआ डे 15 में भी याद रहेगा आपको। अगर आपने वो कंसेप्ट किसी को सेकंड टाइम तीसरे दिन किसी को पढ़ा दिया, याद रहेगा। लेट्स से कोई नहीं है तो आप क्या करो ना, आप खुद को पढ़ा लो। आप कैमरा ऑन करो मोबाइल का सामने फ्रंट वाला,
सामने रख दो उसको और खुद को पढ़ाओ। जैसे कि आप अपने आप को किसी को, जैसे कि वो दूसरा पर्सन है और आप उसको पढ़ा रहे हो। पढ़ाओ कि हाँ भाई, डिप्रेशन में तो ये होता है, वो होता है, ये होता है, वो होता है। उसके बाद आपको 15 दिन तक रिवाइज़ करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है आपको, कोई ज़रूरत नहीं है। आप नए-नए टॉपिक्स उठा सकते हो एंड ये एक चेन बनती जाती है, क्योंकि आज आपने कुछ पढ़ा 15 दिन के बाद तो एक चेन बनती जाएगी बहुत ज़्यादा। इट इज़ too good, I'm telling you. So this is how you're going to retain your memory which is being stored now. So आपने कुछ याद किया, अब आप उन चीज़ों को रख रहे हैं गाइस। तो गाइस ये बहुत ही अच्छे मेथड्स मैंने आपको शेयर करे हैं। आप चाहें तो इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। बेसिकली हमने आज सीखा है कि मेमोरी को स्टोर कैसे करें और मेमोरी को लॉन्गर टाइम के लिए रिटेन करें, कि आज पढ़ा है तो मैं ऐसा ना हो जाऊँ मैं 1 हफ्ते में भूल जाऊँ, 15 दिन में भूल जाऊँ, मुझे याद ही नहीं मैंने क्या पढ़ा। तो जो जितनी मेहनत मैंने उसको पहली बार पढ़ने में लगाई, वो सेम मेहनत मैं दोबारा नहीं करना चाहती, मेरा टाइम वेस्ट होता है। इसलिए मैं चाहती हूँ उसको पहली बार में ऐसे पढ़ लूँ, ऐसा पढ़ूँ मैं उसको कि मुझे इतना उसको एम्फसाइज़ याद या रिकॉल करने की ज़रूरत ना पड़े। आप प्रोक्रास्टिनेशन करते हो, मोबाइल फ़ोन ज़्यादा देख रहे हो, कभी इधर, कभी उधर, आपका ध्यान इधर-उधर चीज़ों में, पास्ट में जा रहा है, फ्यूचर में जा रहा है, एंग्ज़ायटी में हो, डिप्रेशन में जा रहे हो, बहुत ज़्यादा नर्वसनेस रहती है पढ़ते वक़्त, होगा नहीं होगा, तो आप तो एफिशिएंसी है ही नहीं आपकी। तो आप एक्चुअली देखा जाए तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। फिर इतना टाइम वेस्ट करना ही क्यों? जब आप पूरे दिन बैठते तो 6 घंटे के लिए, पढ़ते हैं आप सिर्फ़ 2 ही घंटे, तो फिर आप 4 घंटे क्यों वेस्ट कर रहे हैं? वो 4 घंटे आप फ्री रखो ना अपने, कभी घूमने-वूमने निकल जाया करो, स्पोर्ट्स खेल लिया करो, वर्कआउट कर लिया करो भाई, ठीक है? तो ऐसे नहीं करना है कि बस हमने सोचा 7-8 घंटे पढ़ेंगे और एफिशिएंसी का टाइम 2 ही घंटे निकाल पा रहे हैं हम। जितना पढ़ें, सॉलिड पढ़ें, बिल्कुल सॉलिड पढ़ें और हैबिट फॉर्मेशन करने के लिए हर दिन एटलीस्ट 2 मिनट आपको ये प्रैक्टिस में लाना चाहिए। धीरे-धीरे आपकी हैबिट में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि आज आप अपने हिसाब से जैसे भी आप पढ़ते हैं, आप पढ़ते रहिए, लेकिन एक टॉपिक आप, जैसे मैंने आपको बताया वैसे पढ़िए। बहुत ज़्यादा मेमोरी पे फ़ोर्स करिए। देखिए, जब हम, अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ, जो मैंने बोला था लास्ट में बताऊँगी, तो लास्ट आ गया है गाइस। सो एग्ज़ाम चल रहा है, करेक्ट? जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं, तो आपके पास कोई टेक्स्ट बुक होती है जिसको देख-देख के आप नोट्स बना रहे होते हैं? नहीं। क्या आपको कोई मटेरियल मिलता है जिसको देख के आपको आंसर लिखना है? नहीं। तो व्हाट दे आर टेस्टिंग इन यू इज़ आप अपनी मेमोरी का रिकॉल कैसे करते हैं, करेक्ट? लेकिन ज़िंदगी में आपने हर तरह से पढ़ा। आपने फ्लैश कार्ड्स बना लिए, आपने रट्टा मार लिया, रटते हैं बच्चे, रटते हैं। ऐसे भी क्या फ़ायदा इन सब करने से? आपने एक-एक लाइन का नोट बना दिया, उसको कलरफुल कर दिया, बड़ा सुंदर-सुंदर बना दिया, बट आपने रिकॉल की प्रैक्टिस ही नहीं करी। तभी तो बच्चे के बोलते हैं ना, जब एग्जाम हॉल में घुस रहे हैं, हमें कुछ याद नहीं आ रहा, सब ब्लैकआउट हो रहा है, बिकॉज़ आपने प्रैक्टिस ही नहीं करी कभी रिकॉल की। एग्जाम आपकी रिकॉल की कैपेबिलिटी को टेस्ट करता है कि प्रेशर है ना, वो वक्त का प्रेशर चलता है ना, वक्त का प्रेशर है, परफॉर्मेंस का प्रेशर चल रहा है, उसमें आपकी मेमोरी रिकॉल कैसे मारेगी। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि एक्टिव लर्निंग इज द सोल्यूशन। हमेशा अपने दिमाग को फोर्स करिए। अगर आपको कुछ कैलकुलेट भी करना है तो आप हमेशा कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं, लेकिन एक एक प्रॉब्लम आप दिमाग में रिजॉल्व करा करिए। ओके, 2 + 2 + 2 + 3 + 5 + 7 + 8 + 9 + 2 + 5 + 6 कितना हुआ? ठीक है? ऐसे करके। दिस इज़ हाउ यू आर यूजिंग योर ब्रेन एंड इट विल रियली हेल्प यू ड्यूरिंग एग्ज़ाम्स। याद रखेंगे, जब एग्ज़ाम करते हैं हम, तो हम लिखते हैं। तो अगर हमने लिखने की भी हैबिट अगर ख़त्म कर दी, तो हम एग्ज़ाम में परफ़ॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो आप भले ही टाइपिंग करते हैं टा-टा-टा-टा-टा, बट एग्ज़ाम में आपको हमेशा पेन उठाना पड़ेगा। बड़े कॉम्पिटिशन्स हैं तो उसमें लिखना पड़ता है, प्रॉपर आंसर्स लिखने पड़ेंगे आपको। आपको पेपर में भी लिख के रिज़ॉल्व करना पड़ेगा। तो बहुत ज़्यादा ऑनलाइन डिजिटल की आदत मत बनाइए, सिर्फ़ टाइपिंग करने की, लिखने की आदत बनाइए। वहाँ पर ये टेस्टिंग भी होती है आपकी। बिकॉज़ जब आप लिखते हैं, वो मेमोरी रिकॉल लिखने से भी आती है वापस। और क्या एग्ज़ाम टेस्ट करता है आपके अंदर? एप्लीकेशन टेस्ट करता है कि आप अप्लाई कर पाते हैं जो आप पढ़ते हैं। ये एग्ज़ाम का काम होता है, आपके एप्लीकेशन कैपेबिलिटी को टेस्ट करना। बट आपके यहाँ तो रटते हैं ना, तो आप रट क्या जाएँगे, सन 1911 में 5 में हो, 5 में हो, 6 में हो। वो हमेशा पूछता है कि आप बताओ। हिस्ट्री में हमेशा पूछा जाता है कि व्हाट इज़ योर व्यू ऑन दिस? व्हाट इज़ योर, फिज़िक्स में भी यही होता है कि वो आपके एप्लीकेशन टेस्ट करते हैं कि भई आपने फोर्स तो पढ़ लिया, अब आप उसको न्यूमेरिकल कैसे करोगे? के लिए हमें हमेशा एप्लीकेशन करनी है और एप्लीकेशन करने के लिए हमें टेस्ट सीरीज़ देनी पड़ती है। हमें टेक्स्ट बुक के टेस्ट देखने पड़ते हैं, क्योंकि वो हमारी माइंड को एक तरह से एक दूसरे एंगल में लेके जाते हैं। ओके, हमने ये पढ़ लिया, अब उसको क्वेश्चन के फॉर्म में कैसे पूछा जा सकता है? मेबी कोई बच्चे में ये प्रॉब्लम है, उसको क्या हुआ है बताओ, और उसके उसके प्रिकॉशंस बताओ और उसके ट्रीटमेंट्स बताओ। देखो कितना अलग क्वेश्चन आ गया। तो आप बोलो, ओह! ये तो बहुत अलग तरीके से पूछा गया, बट कांसेप्ट तो वही था, बात तो वही लिखनी थी, बट क्वेश्चन ने घुमा दिया। जितने ज़्यादा आप टेस्ट करोगे, उतने ही ज़्यादा आपके माइंड के वो पर्दे खुलते जाएँगे, तो आप बहुत कंफर्टेबल होगे। आपको कभी भी ऐसा रिएक्शन नहीं आएगा, ओह! ये तो बिल्कुल नई चीज़ आ गई, हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं था।
कुछ भी नया नहीं आता है, एप्लीकेशन टेस्ट होती हैं। तो 3 चीज़ें टेस्ट होती हैं, एप्लीकेशन करने की कैपेबिलिटी, प्रेशर हैंडल करने की कैपेबिलिटी क्योंकि वो टाइम बाउंड चीज़ें होती हैं और मेमोरी रिकॉल करने की कैपेबिलिटी। तो आप कोई भी कॉम्पिटिशन में बैठते हैं, चाहे वो आपके बोर्ड्स हों, आपके ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, अगर ये 3 चीज़ें आप ऑन अ डेली बेसिस प्रैक्टिस में नहीं लाएँगे, देन प्लीज़ टेल मी कि आप जिस दिन आपका डी-डे है, जिस दिन आपका लड़ाई का दिन है, जिस दिन आप वहाँ जंग लड़ने जा रहे हैं, उस दिन आप क्या करेंगे? नोट्स बनाएँगे वहाँ बैठ के? तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान दीजिए एंड हम अगले वीडियो में मिलेंगे। मे बी आई कैन टॉक मोर अबाउट हाउ टू इम्प्रूव योर ग्रेड्स। अगर आप 50% में तो आप 60 कैसे ला सकते हैं, 60 वाले 75 के आसपास कैसे स्कोर कर सकते हैं। विल टॉक अबाउट दैट, बट इट्स अ लॉन्ग वीडियो। यू कैन रिपीट इट अगेन एज यू वांट। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय माँ काली।